हाय, मैं नितिन कुमार एज़ यूज़ुअल आपका नितिन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज 27 जुलाई 2020 के द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस के साथ हूं मैं। और देखिए, आज जो चर्चा का विषय है वो देखते हैं कि पहला क्या है। जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा, पता होगा कि प्रशांत भूषण जो कि सोशल एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और बहुत दफ़े वो काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं और इस दफ़े भी एक कंट्रोवर्सी में है। और साथ में कंट्रोवर्सी इस कारण से हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या करप्ट रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो जस्टिस बोर्डवे जो कि CJI हैं आज के तारीख में, उन्होंने हार्ले डेविसन के ऊपर जो बैठ के एक फ़ोटो ट्वीट की थी और उसको इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था ट्वीट करते हुए और कुछ लिखा था, ठीक है। तो उस पर भी संज्ञान लिया गया और जस्टिस मिश्रा के खंडपीठ ने इसके ऊपर शो मोटो एक्शन लिया है और कार्रवाई शुरू की है, ठीक है, कंटेम्प्ट की कार्रवाई। तो इस मामले में ये पूरा का पूरा क्या है, एडिटोरियल है, ठीक है। तो आज देखिए क्या है कि स्कैंडलाइजिंग एज ए कंटेम्प्ट, यानी कि जो बदनाम किया जा रहा है उसको अवमानना के रूप में लिया जाना। ऑन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रशांत भूषण के खिलाफ जो प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया जो चलाई जा रही है। टाइम टू रिविजिट द आइडिया ऑफ स्कैंडलाइजिंग इन कंटेम्प्ट लॉ अशर इन द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो कहा जा रहा है कि ये समय आ चुका है कि हमें जो अवमानना के जो कानून है, ठीक है, तो उससे जो एक तरीके से बदनामी होती है और उस चीज़ को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और साथ में कि जो न्यायिक जो जवाबदेहिता है उसके तरफ भी बढ़ा जाए। द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण हैज़ वंस अगेन brought under focus the necessity for retaining the law of contempt as it stands today। तो कहा यह जा रहा है कि जो आपराधिक अवमानना की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, अधिवक्ता और जो सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण है, उसने इस बात को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है, चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय के अवमानना का जो कानून है वो आज सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। In the era in which the social media are full of critics, commentators and observers who seemed it necessary to air their views in many uncertain and uninhibited ways, the higher judiciary should not really be expanding its time and energy invoking its power to punish for contempt for itself। तो कहा यह जा रहा है कि उस समय जब सोशल मीडिया में जो क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना की जाती है, जो आलोचक हैं और जो चीज़ों पे ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब हु डीम्ड इट नेसेसरी, जो कि ये समझते हैं ज़रूरी कि भाई हमें अपनी राय विचार रखनी चाहिए और ना उस पर कोई अंकुश है और बिना रोक या लाग लपेट के वो लिख देते। और उस समय जो हायर जुडिशरी है, जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, तो उससे कम से कम अपना समय और ऊर्जा इस चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दोषी ठहराया जाए। While it may not be reasonable to expect that the court should ignore every allegation and innuendo and every piece of scurrility, there is much wisdom in giving a wide latitude of publicly voiced criticism and strident questions of the court's ways and decision। तो कहा जा रहा है कि वैसे तो ये तार्किक नहीं माना जाना चाहिए कि कोर्ट क्या करे कि उसकी जो बहुत ज़्यादा जो कटु आलोचना की जाती है और यदि बदनाम किया जाता है, उसके ऊपर छीटाकशी की जाती है, तो उसको इग्नोर कर ले। लेकिन एक बात तो और भी साथ में तय है कि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता होगी, ठीक है, कि जो लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जो क्रिटिसिज्म की जा रही है या कुछ जो कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं जुडिशरी से, खास करके हायर जुडिशरी से, तो इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए या ऐसे कुछ निर्णय दिए जाएं। मिस्टर भूषण इज़ नो स्ट्रेंजर टू द आर्ट ऑफ टेस्टिंग एंड लिमिट्स द जुडिशरी टॉलरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म।
तो कहा जा रहा है जहाँ तक महाशय भूषण का सवाल है, वो कोई उनके लिए कुछ नई बात नहीं है कि वो जुडिशरी के जो टॉलरेंस है उसकी सीमा को क्या करें, चेक करें, मतलब किस हद तक जुडिशरी अपने क्रिटिसिज्म को बचा पाती है, उसको पचा पाती है, इसकी सीमा को वो टेस्ट करते रहे। He has made allegation of corruption against judges in the past and has been hauled up for it। अब जहाँ तक कंट्रोवर्सी का सवाल है तो वो करप्शन के चार्जेस लगाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और इसके लिए उनको सम्मन भी किया गया है। The latest proceedings concern 2 tweets by him, one a general comment on the role of some Chief Justice of India in the last 6 years and another targeting the current CJI based on a photograph। क्लियर। अभी जो हाल फिलहाल में जो इनके ऊपर जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा सो मोटो जो चलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो उनके 2 ट्वीट के कारण से है। एक ट्वीट में उन्होंने कुछ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं उनकी भूमिका को प्रश्नगत किया, और साथ में उन्हें ये भी कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और साथ में अभी जो वर्तमान CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बोर्डवे की यदि बात की जाए तो उनके हार्ले डेविसन के ऊपर जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को रखते हुए इन्होंने ट्वीट किया और क्रिटिसाइज किया। हाउ सेंसिटिव शुड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट बी टू इट्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स। तो अब ये बात उठती है कि सीधे तौर से और खुले तौर से बिना लाग लपेट के जो कोई आलोचना करता है तो उस मामले में जो इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस हद तक संवेदनशील होना चाहिए, ये प्रश्न उठता है। एंड व्हाट वुड बी मोर जुडिशियल इग्नोरिंग एडवर्स रिमार्क्स और सीकिंग टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सम प्रिंसिपल ऑथर ऑफ सच क्रिटिसिज्म टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा न्यायोचित होगा। पहला कि यदि किसी ने विपरीत जाते हुए कुछ क्रिटिसिज्म की है तो उसको इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, या दूसरा कुछ ऐसे उदाहरण रखे जाएं जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति जिसने कि मुख्य तौर से क्रिटिसाइज़ किया हो, आलोचना की हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि इस संस्था को क्या किया जाए, बचाया जा सके। द ओरिजिन ऑफ दिस डायलेमा लाइज इन द पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट लॉ दैट क्रिमिनलाइज एनीथिंग दैट स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज द जुडिशरी और लोअर्स द कोर्ट्स अथॉरिटी। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे उधेड़ बुन की जो शुरुआत है वो कंटेम्प्ट के कानून में है, जो कि क्या करता है, यदि कोर्ट को बदनाम किया जाए और ऐसा लगे कि ऐसा बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है, या कोर्ट की जो गरिमा है, ठीक है, उसकी जो अथॉरिटी है उसको यदि क्या किया जाए, कम करके दिखाया जाए, तो ऐसी स्थिति में उस पर कंटेम्प्ट लॉ चलाया जाए। इट मे बी टाइम टू रिविजिट दिस क्लॉज। अब बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि अब समय आ चुका है कि इस कानून के ऊपर पुनरावलोकन किया जाए, इसको देखा जाए। Few would disagree that the contempt power is needed to punish willful disobedience of the court's order, as well as the interference in the administration of justice and overt threat to judges। अब देखिए कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इस बात से क्या होगा, असहमत होगा कि जो सिविल अवमानना का केस चलाने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि यदि कोई जानबूझ के कोर्ट के आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको क्या किया जा सके, पनिश किया जा सके, उसको दंडित किया जा सके। और साथ में यदि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करती है, यानी कि कानून को लागू करवाती है या न्याय को लागू करवाती है, और उसमें कोई क्या करे कि मतलब एक तरीके से दखल अंदाजी करे, और दूसरी तरफ यदि न्यायाधीशों को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी जाए, तो इस ऐसी स्थिति में तो ज़रूर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता भी है और करना भी चाहिए, इसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। द रीज़न वाई द कंसेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट एग्जिस्ट टू insulate the institution from unfair attacks and prevent a sudden fall in the judiciary reputation in the public eye। अब देखो कि यही कारण है कि कंटेम्प्ट का कानून अभी भी मौजूद है, जिससे कि इस संस्था को बेमतलब के जो इस पे हमला किया जाता है, ठीक है, या
यदि जुडिशरी के रेपुटेशन में एकाएक गिरावट आती है लोगों की नज़रों में, तो उससे बचाया जा सके। यही कारण है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है। However, it has been recognized by juries that each time the offense of scandalizing the court or lowering the court's authority is invoked, some tend to believe that the court has something to hide. लेकिन एक चीज़ ये भी समझने की बात है, फिर भी ये बात समझने लायक है कि यदि न्यायविद ये मानते हैं कि कोर्ट को क्या किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, या कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको नीचे किया जा रहा है या नीचा करके दिखाया जा रहा है उसकी ग्लोरी को, और ऐसे मामलों में यदि हर बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शुरुआत की जाती है तो ये ऐसा लगता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा रही है। It was believed in the 18th century England that it was necessary to be impartial and universally thought so that a blaze of glory around the judge would stay undiminished. 18वीं शताब्दी की यदि बात की जाए, इंग्लैंड में ये जरूरी माना गया कि वैश्विक रूप से, सार्वभौमिक रूप से, कि जो कोर्ट है उसको क्या होना चाहिए, बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और बिना डरे हुए अपना फैसला सुनाए, जिससे कि कोर्ट की जो ग्लोरी है, उसकी जो महत्ता है वो बनी रहे और जजेस की जो महत्ता है वो भी बनी रहे, उसमें कोई कमी ना आए। However, the contempt doctrine fell into disuse and England abolished the offence of scandalizing the court in 2013. तो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि देखें तो कंटेम्प्ट की यदि बात की जाए तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये धीरे धीरे जो इससे संबंधित जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे मतलब डिसयूज़ में आ गया, उसका प्रयोग नहीं किया जाने लगा। और इंग्लैंड में देखो तो अंततः 2013 में कोर्ट को स्कैंडलाइज करने का जो नियम था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। बदनाम करने का जो नियम था कंटेम्प्ट वाला, उसको ख़त्म कर दिया गया। इन ए कंटेम्प्रेरी टाइम इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट द कोर्ट आर सीन टू बी कंसर्न अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। लेकिन समकालीन समय की यदि बात की जाए तो कोर्ट या न्यायालय भाई चिंतित किस चीज़ के प्रति होना चाहिए, जवाबदेहिता के बारे में, दैट एलिगेशंस आर स्टॉप्ड बाय इम्पार्शियल प्रूफ रेदर दैन द थ्रेट्स ऑफ द कंटेम्प्ट एक्शन एंड द प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट। तो भाई चिंता जुडिशरी को इस बात की करनी चाहिए कि उसकी जवाबदेहिता बनी रहे और यदि कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या किया जाए, निष्पक्ष जांच हो, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का थ्रेट दिया जाए कि न्यायालय की अवमानना आपने की है और आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। और इस ढंग से प्रक्रिया को क्या किया जा सकता है, पारदर्शी किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इन द सिस्टम इन विच जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द रीजन फॉर रेस्क्यूइंग recusing themselves and even charge of sexual harassment are not credibly investigated। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है, भारत में यदि देखा जाए तो पूरी की पूरी प्रणाली ऐसी है, न्यायिक प्रणाली ऐसी है कि जजों से ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो यदि अपने आप को किसी मामले से अलग करते हैं तो क्यों किया, ऐसा डिस्क्लोज करना उनकी मजबूरी नहीं है। कर दें तो वो वॉलेंटरली होगा, खुद से किया, लेकिन उनको कानूनी रूप से ऐसा नहीं करवाया जा सकता है। उसके अलावा देखिए कि जो यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं उसकी भी बड़ी विश्वसनीयतापूर्वक जांच नहीं होती है, जैसा कि इससे पहले जो CJI थे उनके ऊपर लगाया गया था। तो ये भी जांच जो रही ये इन हाउस कमेटी के द्वारा किया गया और फिर प्रश्न उठाया गया कि भाई मतलब आप सही नहीं है, इस जगह पे इम्पार्शियल नहीं है। नाउ एंड द पब्लिक फ्रॉम ए मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। तो इसमें आगे देखिए ना, इसमें ये कहा गया कि इट इज़ ओनली द फियर ऑफ स्कैंडलाइजिंग द जुडिशरी दैट रिस्ट्रेन मच ऑफ द मीडिया। अब चूँकि मीडिया के अंदर भी ये डर है कि कहीं कोर्ट की अवमानना ना हो जाए, क्योंकि कोर्ट की अवमानना को बड़ा ही वेग रखा गया, संदेहपूर्ण रखा गया है, तो इस कारण से मीडिया भी क्रिटिसाइज़ नहीं करती बहुत ज़्यादा। पब्लिक फ्रॉम ए मोर रिगरस एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, और पब्लिक भी जुडिशरी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा कठोरतापूर्वक जांचती परखती नहीं है, क्योंकि उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर लगता है। अब देखिए ये जो मामला था वो इंडियन पॉलिटी से, जुडिशरी से संबंधित था। GS पेपर सेकंड के अंदर UPSC में दिया हुआ है, और दूसरा मामला भी पॉलिटी से ही संबंधित है, और जो गवर्नर का जो रोल रहा है वो बड़ा ही संदेहास्पद रहा है। ठीक है,
तो उसके बारे में खास राजस्थान के गवर्नर की बात की जा रही है, कलराज मिश्रा की, और इसके ऊपर पहले भी एडिटोरियल में चर्चा हो चुकी है, आप उनको थोड़ा रेफ़र कर लेंगे। उसमें मैंने गवर्नर के रोल के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी, इससे पहले मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में भी चर्चा की थी। तो देखिए इसमें है क्या, अ गवर्नर टेस्ट ऑन कन्वीनिंग द राजस्थान असेंबली। अब गवर्नर के लिए भी एक मतलब समझिए कि उनकी भी व्यक्तित्व की एक तरीके की जांच ही होगी जब राजस्थान विधानसभा को के सत्र बुलाने के ऊपर ये चर्चा है। गवर्नर शुड नॉट एक्ट एज द बिहेस्ट ऑफ द पार्टी रूलिंग एट द सेंटर। अच्छा, जो गवर्नर है ना, जो राज्यपाल है, उनको केंद्र सरकार के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, ये बात कही जा रही है। राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा could have sought a floor test in the state assembly to ensure that the government of the chief minister Ashok Gehlot has a majority as soon as a rebellion in the ruling Congress casts a shadow on it। तो कहा जा रहा है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा को क्या करवाना चाहिए, फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। देखिए फ्लोर टेस्ट क्या होता है कि सदन के पटल पे ये देखा जाए कि जो वर्तमान सरकार है वो वर्तमान सरकार के पास साधारण बहुमत है या नहीं है। साधारण बहुमत की यदि बात की जाए तो 50% प्लस 1 लोग जो मतलब विधेयक या फिर जो एमपी होते हैं, जैसा कि केस हो, संसद हो तो एमपी और राज्य विधानसभा हो तो विधायक, 50% प्लस 1 लोग उपस्थित हों तो साधारण बहुमत उनको मिल जाती है और वो सरकार में बने रह सकते हैं। तो ये जो किया जाता है उसको हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं। तो कलराज सिंह से ये अपेक्षित थी कि वो फ्लोर टेस्ट करवाते जब उनको ये पता चल चुका है कि जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, ठीक है, उनके मेजॉरिटी में थोड़ी दिक्कत आ गई है क्योंकि 19 विधायक जो है कांग्रेस के, जो कि सचिन पायलट गुट के हैं, वो उन्होंने एक तरीके से विद्रोह कर दिया है कांग्रेस के खिलाफ ही। तो ऐसी स्थिति में जब ये संदेह है कि उनका बहुमत है या नहीं है तो बेहतर होता है कि फ्लोर टेस्ट करवाते, ठीक है। जैसे ही कांग्रेस के रेबेलियन ने ऐसा रूलिंग पार्टी के खिलाफ किया। फार फ्रॉम मिस्टर मिश्राज नाउ अपीयर टू बी बेंडिंग ओवर द बैकवर्ड टू डिले ए ट्रस्ट वोट। इससे परे जाते हुए वहाँ से मिश्रा ऐसा दिख रहे हैं, कलराज मिश्रा जो कि वहाँ के राज्यपाल है, ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं और ट्रस्ट वोट नहीं करवा रहे हैं। देखिए, द गवर्नर हैज साइटेड 6 रीजन फॉर इट्स प्रोकास्टिनेशन इन कॉलिंग एन असेंबली सेशन। तो गवर्नर ने 6 कारण बताए कि क्यों वो विधानसभा के सत्र को टाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड दैट द गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर इन समनिंग अ सेशन ऑफ द असेंबली and he or she has to bound to act according to the aid and advice of the CM and the Council of Minister। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि जो गवर्नर होते हैं उनके पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। कम से कम जब विधानसभा के सत्र को बुलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा अनुशंसा की जाए, यानी कि एड और एडवाइस दिया जाए, तो उनको मुख्यमंत्री की अनुशंसाओं के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है। द गवर्नर कैन रिक्वायर द CM एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू सीक अ ट्रस्ट वोट इफ ही और सी हैज़ ए रीज़न टू बिलीव दैट दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली। अब देखो, गवर्नर के लिए ये ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोलें कि आप विश्वास प्रस्ताव पारित करवाएं, ठीक है। यदि उनको ये लग जाता हो कि सरकार का बहुमत जा चुका है विधानसभा के अंदर, आइदर वे द ओनली अप्रोप्रिएट वे फॉरवर्ड फॉर मिस्टर मिश्रा इज़ टू कन्वीन द सेशन एंड अलाउ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू टेक इट्स कोर्स। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, चाहे डिफेक्शन की बात हो या फिर उनको ये लगे कि बहुमत जाती रही है, दोनों ही स्थिति में, ठीक है, कलराज मिश्रा जो कि वहाँ के गवर्नर है राजस्थान के लिए, उनके लिए ये उचित होता कि वो विधानसभा का सत्र बुलाते और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ने देते। Now that the state cabinet has reiterated its demand for session, specifying the date and agenda as demanded by the governor, he should not look for more excuses and bring embarrassment to the high offices he holds। अब देखिए कि हुआ क्या कि इससे पहले जब गहलोत जी की जो सरकार है
और उन्होंने जो एड एंड एडवाइस दिया गवर्नर को और बोला कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, तो विधानसभा के सत्र का एजेंडा नहीं बताया था। तो गवर्नर ने ये कहा कि आप हमें एजेंडा बताइए और फिर से अनुशंसा दें, ठीक है, एड एंड एडवाइस दें। तो इसी हिसाब से गहलोत जी के कैबिनेट ने की भी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है तो ये सही नहीं है, ठीक है। और जो गवर्नर है उनको और बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि राज्यपाल की जो पद है, जो कि काफ़ी ऊंची संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को क्या पहुंचने जा रहा है, ठेस पहुंचने जा रहा है। द CM हैज़ सेड द गवर्नर इज़ एक्टिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम सेंटर एज ही टुक द बैटल टू द स्टेट। और जब ये लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाने लगी, जब ये कहा गया कि राज्य भर के जितने भी कांग्रेस कार्यालय हैं वो क्या करेंगे, बीजेपी के कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे, खुद गवर्नर के हाउस के आगे उनके लॉन में, ठीक है, ये एक तरीके का धरना दिया गया, ठीक है, गहलोत की अगुवाई में। तो ये कहा जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन जो है ये बिल्कुल एक तरीके की सही बात नहीं कही जा सकती है, और ये जो मामला यदि गलियों और सड़कों तक पहुंचा है तो ये भी सही नहीं है। कांग्रेस MLA सपोर्टिंग द CM हेल्ड ए धरना एट द गवर्नर रेजिडेंस एंड पब्लिक प्रोटेस्ट इज टू बी हेल्ड ऑन मंडे। और आज कल की यदि बात की जाए तो ये कहा गया कि मंडे को क्या किया जाएगा, धरना प्रदर्शन की जाएगी पूरे राजस्थान में। और साथ में MLA जो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने समर्थन दिया जब उन्होंने धरना दिया, कहाँ, गवर्नर हाउस में। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू कंपेयर मिस्टर मिश्राज कंडक्ट विद दैट ऑफ द लालजी टंडन, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश, व्हेन सिमिलर सैबोटाइज बाउट डाउन द कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बाय द कमलनाथ इन द मार्च। अब देखो, मार्च के महीने में कमलनाथ की सरकार जाती रही मध्य प्रदेश की, क्लियर, और कलराज मिश्रा वहाँ के क्या थे, गवर्नर थे। अब ध्यान दीजिए, और लालजी टंडन वहाँ के गवर्नर थे और कलराज मिश्रा कहाँ के, राजस्थान के। तो 4 महीने के अंतर में जो कुछ भी राजस्थान में हुआ और जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ, उसमें जो राज्यपाल की भूमिका है उसको जरूर से क्या किया जाना चाहिए, तुलना किया जाना चाहिए। अब देखिए क्या है, Mr. Nath has said that Congress MLA were held captive and the voting could be vitiated, but the governor declared that the failure to take the immediate floor test would be presumed as a lack of majority. Clear? अब देखो कि जब कमलनाथ जी की सरकार ने ये कहा कि कांग्रेस MLA जो है उनको बंधक बना के रखा हुआ है और जो पूरी की पूरी जो फ्लोर टेस्ट होगी वो थोड़ी सी प्रदूषित हो जाएगी, यानी कि सही चीज़ को नहीं दिखला पाएगी कि किसको मेजॉरिटी है नहीं है। तो वहाँ के गवर्नर ने उस समय तत्कालीन जो गवर्नर रहते उन्होंने ये कहा कि यदि फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया जाएगा तो ये माना जाएगा कि उनके पास बहुमत नहीं है। क्लियर। दूसरी तरफ कलराज मिश्रा राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा है, मिस्टर मिश्रा वांट टू इंश्योर दैट ऑल MLAs आर फ्री टू मूव अराउंड बिफोर ए सेशन could take place, though there is no public knowledge of any complaining to him being restrained। लेकिन दूसरी तरफ कलराज मिश्रा ये कह रहे हैं कि MLA जो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री घूम सके, आवाजाही उनकी बिल्कुल क्या हो, निर्बाध रूप से हो, जिससे कि वो सत्र में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करवा लें, ठीक है, करवा पाएँ। लेकिन देखिए कि अब दूसरी तरफ बात ये हो रही है कि किसी भी MLA ने ये नहीं कहा कि उनको कैप्टिव या बंधक बना के रखा हुआ है और उनके आवाजाही का जो अधिकार है वो निर्बाध रूप से नहीं मिल रहा है उनको। He requires the government to take into consideration the spread of the novel coronavirus। अब देखिए, जब कमलनाथ की सरकार जा रही थी तो वहाँ पर यह कहा गया कि भाई कोविड-19 का ध्यान रखा जाए, संक्रमण फैल सकता है, और लेकिन यहाँ पर यह कहा जाए संक्रमण का ध्यान नहीं रखी, लेकिन राजस्थान में ये कहा जा रहा है कि नोवेल कोरोना वायरस का स्प्रेड है और इसीलिए इस सत्र को टाला जाए। बट इन मध्य प्रदेश द रीजनिंग वाज द अपोजिट, द गवर्नर डिड नॉट वांट एनी डिले ऑन अकाउंट ऑफ द पेंडेमिक। तो मध्य प्रदेश में तो पेंडेमिक के आधार पे यानी महामारी के आधार पे सत्र को टालने की बात से मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कलराज मिश्रा के द्वारा कि भैया सत्र को टाल दीजिए। दीज आर्गूमेंट ऑफ द टू गवर्नर्स 4 months apart in the two states certainly appears contradictory but also partisan in the favor of the भारतीय जनता पार्टी। तो कहा जा रहा है कि ये दो गवर्नर हैं, ठीक है,
तो दो गवर्नर की यदि बात की जाए तो 4 महीने के अंतर में देखिए कि दोनों के जो आर्गूमेंट्स हैं, तर्क जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, ये दिखलाता है कि गवर्नर कहीं ना कहीं दलगत राजनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। द बीजेपी इम्प्रिंट इज अनमिस्टेकेबल इन द क्राइसिस इन राजस्थान, इट्स डिनायल अपार्ट। ठीक है, बीजेपी ने तो वैसे इनकार कर दिया है कि उसका कोई हाथ नहीं है राजस्थान में, जो भी उथल पुथल चल रही है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग, कि इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का की जो छाप है इस पूरे उथल पुथल में स्पष्ट तौर से देखी जा सकती है। द राजभवन should not be a tool of BJP to dislodge and install government as and when it wants। तो जहाँ तक राजभवन का सवाल है, गवर्नर का सवाल है, ठीक है, वो बीजेपी के हाथ में खिलौना नहीं होना चाहिए इसको कि भाई बीजेपी जब चाहे और जहाँ चाहे बहुमत से बनी हुई सरकार को क्या कर दे, हटा दे। मिस्टर मिश्रा टू हैज़ ए टेस्ट टू पास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो कहा जा रहा है कि कलराज मिश्रा जो कि राजस्थान के गवर्नर है, उनको भी एक तरीके का टेस्ट पास करना है, और वो क्या है, संवैधानिक नैतिकता का। ठीक है, तो ये आज का द हिंदू का एडिटोरियल है 27 जुलाई 2020 का। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, चीज़ें बेहतर समझ में आती हो, ये आपके पढ़ाई में आपको हेल्पफुल रहती हो, आपके लिए हेल्पफुल रहती हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। संक्रमण के इस दौर में, महामारी के इस दौर में मास्क पहने, घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रक्षा उपाय करें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।